इंग्लिश लैंग्वेज का 3rd क्लास है और टेंस का भी 3रा क्लास है। चलिए शुरुआत कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और कोई आप में से बताएंगे टेंस का लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इमेजिनेशन चल रहा था, राइट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम लोग पढ़ेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। ठीक है, ये क्या होता है? चलिए कुछ देखते हैं इसमें एग्जाम्पल से। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे क्या? कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कल नहीं आए थे? जवाब दीजिए। क्या आप में से कुछ, और जो नहीं थे वो अपना नाम बताएं कि कल हम नहीं थे सर। बहुत सारे लोग नहीं थे, राइट? एजाज नहीं थे कल, शामीमा भी नहीं थे कल। शामीमा और एजाज, है ना? इन दोनों के लिए बात हम बोल रहे हैं कि कल आप नहीं थे ना, कल आप आते तो बहुत सारा चीज सीखते। कल बताया गया था ना बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज टेंस में। जी, तो कल आप आते तो बहुत सारी बातें सीखते। अगर कल आप आते, इफ यू हैड attended the class, attended the class yesterday, गौर से देखिए, yesterday मतलब बीते हुए जमाने की बात हो रही है और बीते हुए जमाने में ये काम हुआ था कि काम नहीं हुआ था? अच्छे से देखिए, क्लास अटेंड किया था शामीमा ने और एजाज ने? नहीं किया था, राइट? हाँ, तो ये अनफुलफिल्ड रह गया ना। तो आप सीखते बहुत सारी बातें। यू वुड हैव लर्न्ड a lot of things, lot of things। आप गौर करो यहां पे, वुड हैव के साथ V3 है ना? मतलब यू वुड हैव लर्न्ड, आप सीख गए होते। सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे। क्यों नहीं सीखे भाई? कि कल आए ही नहीं थे, क्योंकि कल आए ही नहीं थे, राइट? तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन। हाँ, आप आते तो सीखते, लेकिन आप तो आए ही नहीं। कब आते? कल आते, बीते हुए जमाने की बात हो रही है, कल आते। ठीक है, इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, यदि आप कल आते। इफ, और ये देखो तो हैड प्लस V3, कल हमने बताया था इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, कुछ ऐसा बताया था। इफ हो और पास्ट परफेक्ट हो तो इधर होगा वुड हैव प्लस V3। क्या होगा इधर? वुड हैव के साथ 3rd फॉर्म। ये तीनों का कॉम्बिनेशन गौर कर लेना। इफ रहना चाहिए और ये रहना चाहिए, तो ये मस्ट मिलेगा, जरूर है। अगर वुड हैव है और इफ है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट मिलना चाहिए, हैड प्लस V3। और इससे क्या पता चलता है? अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, कि वो कंडीशन पास्ट का शर्त है, पास्ट का, कि शर्त पूरा करते तो ये रिजल्ट मिलता, लेकिन शर्त ही पूरा नहीं किए तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? मेरी बात समझ में आई सबको?
आप चाहे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? यू वुड हैव लर्न्ड a lot of things if you had attended the class। इसमें पता चलना चाहिए कि आप गुजरे जमाने की बात कर रहे हो। attended the class yesterday। बात समझ में आ रही है? आप देखिए, इफ से कंडीशन पता चलता है और इफ वाले क्लॉज में आपको ये कंडीशन पता चल रहा है, और ये चूंकि कंडीशन पास्ट का है, गुजरे हुए ज़माने का कंडीशन है जो पूरा नहीं हुआ, तब ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया। पास्ट परफेक्ट हमने कल बताया था, शायद कल ही तो या परसों, कि हैड प्लस V3। तो ये जो रिजल्ट है ये वुड हैव प्लस V3, क्योंकि रिजल्ट भी अनफुलफिल्ड रह गया, क्योंकि कंडीशन अनफुलफिल्ड रह गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हम आगे बढ़े। रजामंदी नहीं मिल रही है मुझे आप लोगों की। आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, इफ वाला हिस्सा, इस इफ वाले हिस्से में से आप इफ को गायब भी कर सकते हो, और इफ को गायब करोगे तो हैड आगे आ जाएगा। हैड यू अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रह जाएगी। फिर उतना ही खाली लिखते ना, बाकी सब ज्यों का त्यों, बाकी कोई फर्क नहीं, सब ज्यों का त्यों। हैड यू अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, ठीक है। ये जितना करेक्ट है उतना ऊपर वाला तरीका करेक्ट है। नीचे वाले तरीके को इन्वर्जन कहते हैं, इसका नाम कहा जाता है इन्वर्जन है। इन्वर्जन में लिखा गया, जन या सन, इन्वर्सन, इन्वर्सन में लिखा गया ये, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इफ को आगे रख के, और इफ हटाओगे तो हैड आगे रख के। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। एक सेंटेंस आ रहा है मेरे दिमाग में, he said that, ठीक है। he ... breakfast, ठीक है। और ऑप्शंस हम 3 दे रहे हैं, took, has taken, तीसरा had taken। सोच के बताओ कि तीनों में से कौन सही होगा। कोई एक सही होगा या एक से ज्यादा सही होगा। ये पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हैड टेकन। देखो, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं हम आप लोगों को। कहा उसने पास्ट में, राइट, कि नाश्ता कर चुके, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो काम है कहने के पहले हो गया, तब तो ये कह रहा है ना। तो जो काम पास्ट के पहले हो जाए, हमने बताया था कल कि वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। एनी एक्शन in the past is past indefinite, right? Or any action before the past is past perfect. Past perfect, ठीक है। एक और मेरे सेंटेंस दिमाग में आ रहा है, बोले? देखिए, एट 6 o'clock लास्ट इवनिंग I ... watching TV before that I ... studying, ठीक है। फर्स्ट जो ब्लैंक है उसके लिए हमने फर्स्ट वाले के लिए दिया है was और had been और have been, और दूसरे वाले के भी लिए हमने दिया है was, had been और have been। आपको बताना है किसमें कौन होगा। पहले फर्स्ट वाले के लिए बताइए आप लोग, फटाफट कोशिश कीजिए। फर्स्ट वाले में was, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये was क्यों हुआ? कहां से आपने रेफरेंस लिया was के लिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं कि ये गुजरे जमाने की बात है, राइट? इसीलिए हाँ, एनी एक्शन इन द पास्ट, एनी एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, एनी एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब आइदर वाज और वर अलोंग विद द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सेकंड वाले में बताइए, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड ऑप्शन की थर्ड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड की थर्ड? बिल्कुल सही जवाब। कहां से रेफरेंस लिया आपने? कहां से रेफरेंस लिया? जवाब तो सही है, रेफरेंस कहां से लिया? यस, बिफोर दैट से, मतलब बिफोर पास्ट, बिफोर पास्ट, है ना। तो हमारा पॉइंट क्या आया? एनी एक्शन कंटिन्यूड बिफोर पास्ट, एनी एक्शन कंटिन्यूड बिफोर द पास्ट is what? Past perfect continuous. It means what? Had been along with the fourth form of the verb, ing form of the verb, है ना। तो ये दो बातें तो आप लोग फटाफट सीख गए एकदम। आपको एकदम 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगा आप लोगों को सीखने में। फट से आप लोग इनफैक्ट ऑलरेडी जान ही रहे थे, खाली हमने एक्सप्लेन किया, आप फट से जान गए। बच्चों, क्लास आपका पूरा टाइम चलता है ना? 1 घंटा हम पढ़ाते हैं ना, कि बीच में छोड़ देते हैं 30-35 मिनट में? क्या अभी तक 4 क्लासेस हमने लिए हैं। पहला क्लास 10 बजे गलतफहमी में सुबह में हो गया था, वो वाला। फिर सेकंड क्लास रात में चला था, थर्ड क्लास कल चला था, आज फोर्थ क्लास है ना बच्चों जी। तो फर्स्ट क्लास जो एकदम गलतफहमी में स्टार्ट हो गया था, उसको छोड़ के कोई भी क्लास कम टाइम चला है क्या?
ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कम टाइम चला है, शाहमीमा बोल रही है। कौन बोल रहे हैं? बराबर चले क्लास, ठीक है जी, शुक्रिया। चलिए जी, आगे बढ़े क्या हम लोग? थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं ना, मजा आएगा। ठीक है, मजेदार बातें हैं, बहुत मजेदार बातें हैं हमारे पास आपके लिए। आई थिंक दे डॉट 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 हेल्प अस। ऑप्शन है विल, आर गोइंग टू। एक और, आई बिलीव शी डॉट 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 नॉट हार्म अस। ठीक है, विल, आर गोइंग टू। I suppose dot 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 come late। ऑप्शन है उसी तरह से will is going to। बताइए फर्स्ट एग्जांपल में कौन सा आंसर होएगा? फर्स्ट एग्जांपल में कौन सा आंसर होएगा? देखिए क्या लगा है, आई थिंक तो विल होना चाहिए। उसी तरह आई बिलीव तो विल होना चाहिए। आई सपोज तो विल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमारा पॉइंट बन के आया आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड दिस वर्ब विल बी फ्यूचर, will or shall along with the first form of the verb that is called future। कि ये सब चीजें रहने पर फ्यूचर ही यूज किया जाएगा। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार मजेदार चीजें हैं, आप थोड़ा थोड़ा संभालते चलिए, मजा आते चलेगा। ठीक है, फिर से हम एक इमेजिनेशन में वापस जाना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो। क्रिकेट पसंद है आप लोगों को? वेरी गुड। किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं खेल में? किसको? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा टीम है आपका? कश्मीर का क्रिकेट टीम है क्या? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान जीत जाए तो आप मिठाइयां बांटोगे कि नहीं बांटोगे? ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे जो लोग, पाकिस्तान के जीतने पे मिठाइयां बांटेंगे ना। तो आप ये इमेजिन करते हो मैच होते रहता है तो रियलिटी नहीं जानते हो, इमेजिन करते हो, अपने दोस्तों से बोलते हो अगर जीत जाए पाकिस्तान तो मैं मिठाइयां बांटूं, बोलते हो कि नहीं? टीम इंडिया को यूनिस कहते हैं, टीम इंडिया को। तो यूनिस किसके जीतने पर मिठाइयां बांटेंगे? टीम इंडिया के जीतने पर मिठाइयां बांटेंगे।
है ना। तो चलिए, कुछ पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, कुछ इंडिया के सपोर्टर हैं। अच्छा, अभी और मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अभी इंडिया वाले आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम खेल रही है, दोनों के सपोर्टर बैठे होंगे, दोनों अपने अपने टीम के लिए इमेजिन करेंगे कि हे भगवान, हे अल्लाह, मेरा टीम जीत जाए तो हम मिठाइयाँ बांटे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, इंग्लैंड को भी सपोर्ट करने वाले हैं, मिराज लोन है, ठीक है। हाँ, सब अपने, अब इतना सारा कंट्री आ गया, कोई एक कंट्री का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप जिस टीम को भी सपोर्ट करते हो उसके लिए मन में सोचते हो ऐसा, या अपने दोस्तों से, नहीं यार रुक जाओ, नहीं यार जीतने दो ना, हम तुरंत मिठाई बांटेंगे, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये आपका इमेजिनेशन है, ये आपका इमेजिनेशन है अपनी टीम के लिए, राइट। तो ऐसा इमेजिनेशन है जो थोड़ा टाइम के बाद फ्यूचर में सही होगा या गलत होगा, राइट है। तो आप बोलते हो मैं मिठाइयां बांटूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मैं मिठाइयां बांटूंगा। कब? अगर मेरी टीम जीत जाए, इफ माई टीम विंस। लेकिन याद रखना, ये आपका इमेजिनेशन है ना, तो यहां पर ये मत यूज करो, इसके जगह सेकंड फॉर्म यूज कर दो, अगर ये आपका इमेजिनेशन है तो। बात समझ में आई? और यहां पर विल मत यूज करो, अगर ये आपका इमेजिनेशन है तो फिर वुड यूज कर दो। कितना मजे वाला बात आया ना। आप चाहो तो इसको उलट के भी लिख सकते हो ऐसे, इफ माई टीम वॉन, कॉमा, आई वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। छूट गया ना यहाँ पर, स्वीट्स होना चाहिए था, क्या डिस्ट्रीब्यूट पता ही नहीं चला, लिख देते हैं इफ माई टीम वॉन आई वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। गौर कीजिएगा, इफ है, V2 है, रिजल्ट वाले पार्ट में वुड प्लस भी बनाया है ना। तो इमेजिनेशन हम जब करते हैं तो गौर करना कि इफ सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा, फिर से सब्जेक्ट, और फिर इधर क्या होगा, वुड के साथ V1, ऑब्जेक्ट, अदर, कुछ और भी है तो और भी डाल दो। जरा गौर से देखो, कॉम्बिनेशन किसका है, इफ है, V2 है, तो वुड प्लस V1 ही होना चाहिए। वुड प्लस V1 है और इफ है तो V2 ही होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन याद रहेगा आप लोगों को? ये कॉम्बिनेशन किस चीज को बताने के लिए? इमेजिनेशन को, राइट। इमेजिनेशन का हमने एक और बताया था, सारी चीजें यही थी, लेकिन यहां V2 के जगह वर आ गया था। देखिएगा, अगर मैं पंछी होता मैं आसमान में उड़ता, इमेजिनेशन ये बताया था मैंने इस सेंटेंस से, अगर मैं पंछी होता मैं आसमान में, अब मैं आसमान में उड़ता। याद है कुछ ये सब बातें? तो चीजें कठिन नहीं है, लेकिन चीजें आप रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। अगर रिपीट नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होंगी चीजें। ये आप पर डिपेंड करती है, क्लास में समझ में आ जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इतने मैच्योर हो, समझदार हो कि रिवीजन करोगे प्रैक्टिस के जरिए। आ जाइए, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमको पता है आप लोग करोगे। डिस्कनेक्ट हो तो कनेक्ट कर लेना वापस, ठीक है। देखिए,
उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। देखो येट आया ना, कॉम्बिनेशन देखो टेंस का, कौन सा टेंस है? है सर, टेंस पढ़ा था पहले क्लास में हमने, जीएनएस, लेकिन हमको डायरेक्टर सर ने कहा कि फिर से पढ़ा दीजिए। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये जी, ये देखिए, ये येट है, इसके साथ कॉम्बिनेशन किसका है? हैज है प्लस V3, नेगेटिव में कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? उसने अभी तक 3 बार खा लिया है। उसने अभी तक 3 बार खा लिया है। He has eaten 3 times. He has eaten 3 times. अब यहां अभी तक के लिए येट लगाओगे, so far लगाओगे, till now लगाओगे, until now लगाओगे, कि अब till now लगाओगे, क्या लगाओगे बताओ इतने में से? देखो बहुत अच्छा है, देख बस खाली यहां देखना कॉम्बिनेशन, हैज हैव के साथ V3 है ना, हैज हैव के साथ V3 है ना भाई? गंदा लिखा गया, इसको साफ कर देते ताकि पीडीएफ में आपको आसानी रहे। हैज हैव के साथ V3 है और साथ ही साथ अफर्मेटिव है, हाँ वाला है, पॉजिटिव है। तब सिर्फ येट मत यूज करना, बाकी कोई भी यूज कर लो, सबका अर्थ एक ही है। था ना मजेदार बात? जी, आपने पढ़ा भी होगा तो फिर भी इन सब चीजों का रिवीजन हो रहा है आपके लिए। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात। यदि मजा आएगा तो पढ़ाई याद भी रह जाएगी और पढ़ने में फोकस भी कर पाएंगे। चलिए कुछ और बातें करते हैं, ठीक है? ए और बी के बीच बातचीत करवाते हैं। ए नाम का एक इंसान है और बी नाम का एक इंसान है, दोनों के बीच बातचीत हो रही है, ठीक है? ए पूछ रहा है बी से, हैव यू वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली या लेटली? रिसेंटली या लेटली दोनों का मतलब एक ही होता है, ये दोनों का मतलब होता है हाल ही में, है ना? देखिए हैज या हैव के साथ V3 है और लेटली रिसेंटली हैज या हैव प्लस V3 के साथ ही यूज होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस, है ना? क्वेश्चन वाला, हैव यू वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली या लेटली, है ना? बोलिए हाँ या ना। जी जरा देखेंगे अभी। और ये एक्चुअली ए ने ये सवाल 2 लोगों से पूछा था, बी से भी पूछा था और यही सवाल सी से भी पूछा था। बी ने जवाब दिया ना, हमने तो नहीं देखा हाल फिलहाल में, नो आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी
रिसेंटली, या लेटली। सी ने जवाब दिया हाँ मैंने देखा है। यस आई हैव वॉच्ड अ मूवी रिसेंटली या लेटली। ठीक है, अब जरा देखना क्या फर्क है दोनों में। ये नेगेटिव है हैज हैव प्लस V3 के साथ, है ना। तो यहाँ रिसेंटली या लेटली यूज सही है, और ये क्या है अफर्मेटिव है, हाँ या ना बोलो। तब ये दोनों यूज गलत हो जाएगा। बोलचाल में लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपका एरर हो जाएगा। इसके जगह लिखना होगा इन रिसेंट टाइम। फर्क समझ में आया? मतलब इंटरोगेटिव है तो ये जो है रिसेंटली लेटली का यूज सही है, कब? जब हैज हैव के साथ V3 रहे तब। निगेटिव में भी सही है, राइट है, लेकिन अफर्मेटिव आ जाए तब सही नहीं है, तब इन रिसेंट टाइम का यूज करना होगा। ये सब बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? आफरीन पूछ रही है। हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं। आफरीन क्या ये आपका पहला दिन है? अच्छा अभी ज्वाइन किया है। कल के वीडियोस और PDF दिए जा चुके हैं, आप उनसे रिवीजन कर लीजिएगा। कल के भी और परसों के भी दिए गए, आप उनसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जहां डाउट्स हो वो हमसे पूछ लीजिएगा। आफरीन आगे बढ़े, थोड़ा सा और बात ले। जी बड़ा अच्छा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है। हिंदी तो आप लोग समझते नहीं है ना, लिखा हुआ हिंदी नहीं समझते। अच्छा हम एक सेंटेंस बोलते हैं। आपने कब से यहाँ ज्वाइन किया है? परसों से ना, परसों फर्स्ट डे था ना, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं आफरीन, और टेंस परसों स्टार्ट किया था मैंने, द डे बिफोर यस्टरडे, और कल भी मैंने पढ़ाया था। आज थर्ड क्लास है टेंस का। यस यस, and you can consult me during the class itself, after the class is over। 5 मिनट लास्ट में, 10 मिनट आप पूछ लेना अगर कोई डाउट रह जाए पीछे के क्लासेस से तो, ठीक है। सबके लिए है, आफरीन के लिए भी है इसलिए क्योंकि उन्होंने देर से ज्वाइन करा, बाकी कोई भी रुक के पूछ सकते हैं क्लास में ही, ठीक है। देखिए यू ज्वाइंड माई क्लास, कब आपने ज्वाइन किया था मेरा क्लास? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, हाँ या ना? आप जरा गौर से देखो, द डे बिफोर यस्टरडे क्या आज की बात है या गुजरे जमाने की बात है? जी, इसीलिए हम लोग यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, परसों से आज तक में आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है मेरे क्लास में? क्या सीखा है? थोड़ी सी चीजें सीखी हैं, या बहुत कम सीखी हैं, या थोड़ा ज्यादा सीखा है? क्या सीखा है? या बहुत सारी चीजें सीखी हैं? क्या सीखी हैं? हाँ, यू हैव लर्न, आपने सीख लिया है, राइट। You have learnt a few new things. You have learnt, yes, a few
फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग टेंस के वो सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, और उन सारे पॉइंट्स में प्रेजेंट के भी पॉइंट आ रहे हैं, पास्ट के भी पॉइंट आ रहे हैं, फ्यूचर के भी पॉइंट आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? जी जी, मिक्स, ये एकदम सीधे एग्जाम क्वेश्चंस हिट करवा रहे हैं। समझ में आ रही हैं बातें जो हम पढ़ा रहे हैं? वो बातें समझ में आ रही हैं मेरे मेरे दोस्त? वेरी गुड, स्मार्ट पर्सन, बहुत अच्छे। यू हैव लर्नड ए फ्यू न्यू थिंग्स। हाँ सर, एक्सक्यूज्ड। कोई एक बुक यदि हम नाम ले तो कंप्लीट प्रिपरेशन तो होगी नहीं। आफरीन बोल रही है ना, लगता है आवाज़ से उन्हीं का आवाज़ लग रहा है। जी आफरीन, कोई एक बुक को हम रिकमेंड करें तो कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है? इतने सारे चैप्टर्स हैं और किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा रहता है, किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा रहता है। लेकिन आप अगर सेगमेंट पूछते हो तो कॉमन एरर के सेगमेंट के लिए इन द बिगिनिंग आपको वो बना लेना चाहिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार सिंह का। मिलता है आप लोगों के एरिया में? हम यहाँ नाम लिख दे रहे, ठीक है? अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। अच्छा, कुछ किताबों के नाम हम क्लास के बाद लिख देते हैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ा के, ठीक है? वो किताबें आप लोग देख लेना उधर, आप लोग की, हाँ आप लोगों की तरफ। आफरीन, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कि दुख में आप हंस रही हैं, ऐसा बात क्यों भाई? दुख में तो लोग रोते हैं। और सारे मेरे प्यारे दोस्त सुन, दुख में हंसना चाहिए, बहुत पॉजिटिव बात। गौर से सुने हम लोग कि बहुत ये दुख की बात है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस 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 पे फोकस कर रहे हो। यकीन मानो मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका जो सिलेबस बताया गया है, सर ने नहीं बताया, एग्ज़ाम वालों ने बताया है, और वो खुद इस सिलेबस पे टिकेंगे नहीं, उससे ज़्यादा सवाल पूछेंगे, ठीक है? आपने थॉरोली कभी ग्रामर पढ़ा है? थॉरोली कभी ग्रामर पढ़ा है? थॉरोली कभी इंग्लिश पढ़ा है? थॉरोली का मतलब एकदम कंप्लीटली शुरू से अंत तक, ए से स्टार्ट करो पूरा खत्म करो, ऐसा कभी? अच्छा, क्लास के बाद 10 मिनट टाइम दोगे कि हम तुम लोगों को वो सब चीज़ें बता सके जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के किसी भी एग्जाम्स के लिए? ठीक है, पहले पढ़ा लेने दो, पढ़ाई डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, पढ़ाने के बाद वो सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है? यू हैव लर्नड ए फ्यू न्यू थिंग्स। कब से? कब से? परसों से, जब से ज्वाइन किया तब की बात हो रही है ना? कब से? द डे बिफोर यस्टरडे। कुछ तो नई चीजें जरूर सीखी होंगी, तभी यहाँ बैठे हो, नहीं तो छोड़ के चले जाते, कहते कि नहीं भाई टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, कुछ तो सही बात बता ही नहीं रहे। तो जिस दिन से स्टार्ट किए थे वो गुजरा जमाना था ना, वो आज का दिन नहीं है, गुजरा जमाना है। और ये सिंस लगने का मतलब हो गया ना कि उस गुजरे जमाने से शुरू करो और आज तक आओ, जिस समय तक बात कर रहे हो। तब हमारे पास हैज हैव के साथ V3 आता है। गौर से समझना, जब हमने सिर्फ गुजरे जमाने की बात करी थी तो V2 आया था, और गुजरे जमाने से अब तक की बात करी, मतलब क्या हो गया इसको समझो। ये सिंस जैसे ही लग गया ना यहाँ पे, तो इसका सेंस क्या आ गया, सिंस लगने से क्या मीनिंग आ गया, इसको समझो। इसका मीनिंग आ गया, गौर से सुनना, बहुत मजेदार बात बता रहे हैं। फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, फ्रॉम द पास्ट
टू द प्रेजेंट, और जब ये बात आ जाए तब हम लोग हैज हैव के साथ V3 यूज करते हैं। फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, अब वो आता कैसे है? ये पास्ट के साथ क्या यूज कर देने से। मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? बहुत अच्छे। अब जरा देखना, एक और मजेदार चीज हम दिखा देंगे इसी में से। ये गुजरा जमाना था। ये गुजरा जमाना आपको क्यों याद है, या तभी से आप क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि उसी जमाने में आपने ये काम करा था। हाँ या ना? तो आप ये गुजरा जमाना लिखो या उस जमाने का काम लिख दो, बात तो बराबर ही होगी ना। सोचो, मेरी बात समझ में आ रही जो हम बोल रहे हैं? आप ये गुजरा जमाना लिख दो या उस गुजरे जमाने में जो आपने काम किया था वो काम लिख दो, एक ही बात होगी ना। आवाज नहीं आ रही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स वाली पढ़ाई है, रिस्पॉन्स पर आपको समझ में अच्छे से आएगी और हमको ये समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो गुजरा हुआ ज़माना था जो हमने लिखा था द डे बिफोर यस्टरडे, क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसी जमाने में आपने ज्वाइन किया था क्लास मेरा, है ना? तो क्या उस जमाने को लिखने के बदले उस जमाने में किए गए काम को लिख सकते हैं? मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यू हैव लर्नड ए फ्यू न्यू थिंग्स, आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं। कब से सीखी हैं? कब से सीखी हैं भाई? द डे बिफोर यस्टरडे से। द डे बिफोर यस्टरडे को क्या हुआ था? तो आपने ज्वाइन करा था मेरा क्लास। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन ज्वाइन करा था उस दिन से सीखी है आपने कुछ नई चीजें, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यू हैव लर्नड ए न्यू थिंग्स, यू हैव लर्नड अ फ्यू न्यू थिंग्स। अच्छा से नहीं लिखा रहा ना, उतना खूबसूरत से नहीं लिखा है ना। You have learned a few new things, है ना? कब से सीखी है? जब से ज्वाइन करा, जब से ज्वाइन करा तब से। तो इसका मतलब आपने देखा पैटर्न क्या है, सिंस के इधर वाला भाग V2 और इधर वाला भाग हैज हैव के साथ V3। ये सब के सब कॉमन एरर पॉइंट्स है। कॉमन एरर समझते हो? स्पॉटिंग एरर समझते हो? स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे इन सब पॉइंट से। मतलब अगर बीच में सिंस है तो सिंस के राइट साइड में कौन सा टेंस होना चाहिए? V2 वाला। V2 वाले टेंस को क्या कहते हैं बताओ? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और सिंस के लेफ्ट साइड में कौन सा टेंस होना चाहिए बताओ? हैज हैव प्लस V3 वाला। हैज हैव प्लस V3 का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट नाम है। तो याद रखिएगा कि अगर सिंस बीच में दिया है तो दोनों तरफ टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये पता चल गया। दूसरे टेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो गलत हो जाएगा। यहां पर देखो, अगर गुजरे जमाने की बात हुई है तो V2 होगा, लेकिन गुजरे जमाने के साथ सिंस भी लगा दिया गया है तब V2 नहीं होगा। तब क्या होगा? हैज हैव के साथ V3 होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर के, हमने आपको बताए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है ना?
और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले तो आज हमने बताया ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे देखिए इसमें हमने बताया था कि अगर येट रहे तो हैज हैव के साथ V3 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। यही अफर्मेटिव हो जाए तो फिर येट नहीं आएगा, फिर या तो सो फार हो सकता है, टिल नाउ या अनटिल नाउ, या फिर अब टिल नाउ लगा सकते हो। लेटली या रिसेंटली हैज हैव के साथ V3 रहने पर होगा, लेकिन या तो इंटेरोगेटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा, राइट। अफर्मेटिव हो गया तो फिर ये दोनों नहीं होंगे, उसके जगह इन रिसेंट टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने बताया आपको। हमने आपको ये भी बताया सर, आज तक मुझे कभी भी टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दो, ना कह कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एग्ज़ाम। ओके, कर देंगे शमीमा, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। एक क्लास और जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज। ठीक है, अगर ये रहे तो आपको कौन सा टेंस मिलेगा, विल या शैल प्लस V1 होना चाहिए। इमेजिनेशन है तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इफ, पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे वाले भाग में वुड प्लस V1, राइट है। हाँ जी बोलिए। ये कॉन्सेप्ट है कि ये काम पास्ट में हुआ कहने का, और उसके पहले ये काम हुआ था, पास्ट के पहले, बिफोर द पास्ट अगर कोई काम होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन हम पहले भी पढ़ा चुके थे। पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट के पहले बिफोर द पास्ट कंटिन्यू था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट है जी। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, शमीमा ने जो सवाल पूछा उस सवाल का भी जवाब वो तो हम पढ़ाएंगे, मतलब जो उन्होंने सवाल करा है मेरे से कि सर आप हमको बता दो वो क्या बोलते हैं उसको, टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन इसके पहले कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। क्या 10 या 15 मिनट टाइम है आप लोगों के पास या फिर नहीं है? सर है टाइम, ठीक है। देखिए पूरी इंडिया में अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में आते हैं बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, जैसे SBI का वैकेंसी होता है, PO का, क्लर्क का, ये सब चीज़ों के होते हैं। फिर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का होता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, CPO का होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, FCI का होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। इतने सारे एग्ज़ाम्स रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी के आधार पे होते रहते हैं पूरे इंडिया में, ये है। फिर रेलवे का एग्ज़ाम होता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है। इसके अलावा एयरफोर्स है, नेवी है, NDA है, CDS है। तो क्या आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हो या नहीं भरते हो? अच्छा, तो ऐसा नहीं ना है, रेस्ट्रिक्शन नहीं ना है जैसे कि कश्मीर के बच्चे नहीं भर सकते चाहे कुछ भी? आप लोगों ने भरा नहीं है। चाहे स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस का, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, और भी तरह के स्टेट्स के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के। तो उनका एग्ज़ाम होते रहता है नौकरी के लिए, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट से, अलग अलग तरह के। लेकिन इंग्लिश कॉमनली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, शायद ही कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता होगा। ठीक है, और जब इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो उस एग्ज़ाम के सिलेबस में रिकमेंडेड होती हैं। ठीक है, लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुम एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उस सिलेबस से 4-5 गुना ज़्यादा चीज़ों कवर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चे क्या होता है बच्चों के साथ कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जब एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से वो सिलेबस ही कवर हो पाता है। जो सिलेबस, जैसे मान लीजिए कि आपने SSC का एग्ज़ाम तैयारी करना है, SSC का नाम सुना है कि नहीं सुना है ये बताओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का।
सुना है। एसएससी का एग्जाम की तैयारी करनी है तो ज्यादातर बच्चे 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं, 80 से 90 बच्चों के बीच ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद या फिर एडमिट कार्ड आने से मतलब एग्जाम से 2 महीना पहले 1 महीना पहले शुरू करते हैं, मेरे पास आते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि सर अंग्रेजी की तैयारी करनी है, एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है, और वो रिकमेंडेड होता है एसएससी के द्वारा कि इतनी चीजें पूछी जाएंगी और समझते हैं कि उतना तो 2 महीना में कवर हो जाएगा, इसलिए वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ते भी है, 2 महीना में कवर भी हो जाता है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तब उनको जोर का झटका है धीरे से लगा वाला गाना गाना पड़ता है। पूछो क्यों गाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ के गए होते हैं उससे कहीं ज्यादा सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको पकाना सिखाया जाता है चावल और एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलाव कैसे बनेगा, बिरयानी कैसे बनेगी। रेसिपी सिखाया गया है बॉइल्ड राइस का और पूछा जा रहा है एग्जाम में कि बिरयानी कैसे बनेगी, जवाब दे पाओगे क्या? और तुमने बॉइल्ड राइस ही क्यों सीखा था? क्योंकि तुमको पता था कि भैया उस एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना ही सिलेबस दिया हुआ है या फॉर्म भरते समय इतना सिलेबस ही एम्प्लॉयमेंट में निकाला था कि ये सब चीजें पूछी जाएंगी। आपने उतना ही सीखा, मतलब आपने सिर्फ बॉइल्ड राइस बनाना सीखा। और इस वजह से इतनी बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें थॉरोली क्वेश्चन उठा के अच्छे से कि कौन कौन सा सेगमेंट कवर होता है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट कवर होता है? देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा कवर होता है, किसी से कम क्वेश्चन किसी से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन कवर सारा होता है। और कोई फिक्स नहीं है कि इस एग्जाम में नाउन पूछा है तो अगले एग्जाम में नहीं पूछेगा या इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये कुछ नहीं हो सकता है। ये चैप्टर्स के नाम हम लिख रहे हैं पहले कि ये चैप्टर्स कैसे, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। क्या आप पेशेंटली 10 मिनट मेरी बात सुन पाने की क्षमता रखते हो? तो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, इससे सवाल नहीं आते एग्जाम में, आज तक कभी नहीं पूछा गया। नरेशन में सिर्फ यूज होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा फिर आते हैं टाइम एंड टेंस। शमीमा, हमने आपकी बात सुन ली है, हम उसको पढ़ाएंगे, पूरा टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा देंगे, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया हमने, अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, डिग्री। यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स का नाम आपने सुना भी नहीं होगा। कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, और ये सब चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। कॉजेटिव्स, फिर और आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स को ही दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सिर्फ अभी ग्रामर हुआ, और यकीन मानिए इतना पढ़िएगा तो किसी भी क्वेश्चन पेपर का 10 से 20% कवर होगा ओनली। बोले सर ये क्या बोल रहे हैं? बताते हैं क्यों। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 50% होता है। यदि 50 क्वेश्चंस का आपका इंग्लिश का सेट है, 50 क्वेश्चंस का इंग्लिश का सेट है, तो इसका 10% हो गया, 20% हो गया 10, और 10% हो गया 20% 10, और 10% हो गया 5। ठीक है, अब ये जो है बहुत हाईएस्ट परसेंटेज हमने बता दिया कि इतना पढ़ने से कवर होगा। अब आइए इसके अलावा कौन कौन सा सेगमेंट रहता है। पीजे, जिसको पाराजंबल या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आप कहते हो। सीटी, क्लोज टेस्ट, एक पैसेज दिया रहता है, बीच बीच में खाली स्थान रहता है, उन खाली स्थान में के लिए 4-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं कॉमन एरर्स के,
स्पॉटिंग एरर जिसको कहते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फिलर्स होते हैं। कुछ एग्जाम में सिंगल फिलर्स होते हैं, एक खाली स्थान वाले, कुछ में डबल फिलर्स होते हैं, दो खाली स्थान वाले। फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, और होता है फ्रेजल वर्ब। ये सिर्फ चैप्टर के नाम है, इनमें से कितना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इसका कोई एग्जाम कोई डिफाइन नहीं करता। अब जरा आ जाइए वापस यहां पर, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में, इन तीनों सेगमेंट में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड्स नहीं पता है और अंग्रेजी समझ में कम आती है, तब आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। करेक्ट यूजेस का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देके हम समझाना चाहेंगे। जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है बैठना, जानते हो ना? आप बैठे हुए हो, हम भी बैठे हुए हैं। कोरोना में सबका धंधा बैठ गया था, हाँ या ना बोलो? कभी कभी कोई खबर सुनकर दिल बैठ जाता है। ये बात उसके जेहन में बैठ गई है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा, जेहन में बैठ गई है ये बात। कल यहां सरस्वती जी बैठी थी, सरस्वती जी बैठी मतलब उनका प्रतिमा स्थापित किया गया था, उनको एस्टैब्लिश किया गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। गंदे पानी को स्थिर छोड़ देते हैं तो उसकी गंदगी पेंदे में बैठ जाती है। आपने गौर करा कि बैठना ही एक वर्ड है हिंदी का जिसको कितने तरीके से यूज किया गया हिंदी में। उसी तरह इंग्लिश में भी एक वर्ड का बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही है। जिसका कि कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है कि कितना वर्ड्स का यूजेस सीखोगे तो एग्जाम कवर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तब एकदम फाइनली गारंटी के साथ एग्जाम दे के आ सकते हो कि हाँ भैया हमने एग्जाम दे दिया है और हम जितना पढ़ के गए थे उतना ही में से आया, उससे फालतू नहीं आया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है सर, ये सब चीजें तो हमने बचपन में पढ़ी हैं, फिर क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व होती हैं? देखिए क्या होता है कि इन सब चीजों के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। हम तरीका भी बता देते हैं, आप उस तरीके से पढ़ाई करो, सही हो जाएगा। सबसे पहले कोई चैप्टर, मान लीजिए आपने नाउन स्टार्ट करा पढ़ने के लिए, तो नाउन का थ्योरी पढ़ो, ठीक है। 5-10 मिनट टाइम है ना, हम आप लोगों का दिमाग खराब नहीं कर रहे हैं ना कुछ। थ्योरी पढ़ने में जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो कभी भी काइंड्स और डेफिनेशन पे ज्यादा मत जाओ। हम ये नहीं बोल रहे कि मत पढ़ो, काइंड्स भी पढ़ो, डेफिनेशन भी पढ़ो, लेकिन वो दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ना कोई भी चीज का यूजेस। जैसे हम अभी नाउन के बारे में बता रहे हैं कि नाउन स्टार्ट किया आपने पढ़ना, तो नाउन का डेफिनेशन पढ़ा, नाउन के काइंड्स पढ़ा। अब लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नाउन के यूजेस, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहां से आते हैं, इन दोनों से कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन दोनों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब आपको उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसका। प्रैक्टिस कैसे होता है? प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके।
क्वेश्चन अटेम्प्ट करके? बोलो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे, पहले हम ये पूछेंगे आपको भूख लगती है तो आप रोटियां खाते हो? शामीमा आप कितने रोटियां खाती हैं, और आफरीन आप कितनी रोटियां खाती हैं, आप दोनों? शर्माओ मत, जवाब दो, पढ़ाई से रिलेटेड फैक्ट आएगा इस पे। शामीमा और बस एक या दो? क्या खाते हैं? अच्छा चावल का, अच्छा चलिए चावल बताओ, चावल कितने खाते हो? रोटियां कम खाते हो, चावल कितने खाते हो? 3-4 प्लेट तो दबा के दम चल जाता होगा। 1 प्लेट, अच्छा। अच्छा एजाज तुम बताओ, एजाज तुम बताओ कितने प्लेट खाते हो? हाफ प्लेट? हाँ, एक ही प्लेट? हमको तो भूख लगता है, 3-4 प्लेट से कम में काम नहीं चलता मेरा भाई। ठीक, सबकी डाइट इतनी ही है। किसी की कुछ कम भी होगी, कोई आधे प्लेट या 1 प्लेट से थोड़ा कम भी खाता होगा, और कोई थोड़ा 1 प्लेट से थोड़ा बहुत ज्यादा भी खा लेता होगा, या फिर किसी दिन अच्छी सब्जी बनी है, या मटन बना है, या चिकन बना है, तो थोड़ा ज्यादा चल जाता होगा, राइट है? तो ये देखो, आप खाते हो उतना जितना आपको भूख लगता है, राइट, जिससे आपका सेटिस्फाई हो जाए, हंगर सेटिस्फाई हो जाए, है ना? तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसी तरह से है कि यदि आपने 4 रोटियां खाई या 1 प्लेट चावल खाया और आपका हंगर सेटिस्फाई हो गया, अब आप छोड़ देते हो। हंगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हो कि हम 1 ही प्लेट खाएंगे, थोड़ा सा और मांग लेते हो, या कभी कभी कम में ही सेटिस्फाई हो जाता है तो थोड़ा छोड़ भी देते हो 1 प्लेट में से कि मम्मी खा लेना, बच गया, अब नहीं खाया जा रहा है। हाँ ना बोल दो, हाँ ना बोल दो मेरी बात का। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। कोई हो सकता है 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि उसका कमांड हो जाए, और कोई हो सकता है 500 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना पड़े किसी को, और उसमें भी उसको डाउट ही रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा उसका। वो दिमाग पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट करने से जो अभी हो उससे बेहतर हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। अरे ठीक है, हम खाए, पूरा खाना हम नहीं खा पाए, लेकिन खाएंगे तो कुछ तो पेट भरेगा ना, कुछ तो सेटिस्फाइड होगा ना, हंगर। हाँ या ना बोलो? तो द सेम वे कि अटेम्प्ट करो, कुछ तो बेहतर होगा। अब पूरा बेहतर करना चाहते हो, पूरा अटेम्प्ट करते रहो जब तक कि एकदम परफेक्ट ना हो जाए, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद डाउट्स आएंगे दिमाग में। वो डाउट्स कौन लेगा आपका? वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो डाउट क्लियरेंस लो, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसे, ठीक है? और उसके बाद टेस्ट होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस करा, डाउट क्लियरेंस भी करवा लिया, पता तो चले कि कितना कमांड हुआ है। कमी रह जाएगी तो फिर से प्रैक्टिस शुरू करोगे उसका, और एक्स्ट्रा मटेरियल लेके। हाँ या ना बोलो? डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट करना, अभी बहुत सारी चीज हम तुम लोग को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? और ये सारे सेगमेंट के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। तो क्या आप जो 2 महीने का 1 महीने का टाइम लेके मेरे पास या किसी टीचर के पास जाओगे, इतनी सारी चीजें वो करवा लेगा 1-2 महीने में? है पॉसिबल? ठीक है, फिर यदि वो 1 साल पढ़ाएगा तो 1 साल के लिए आप उतने पैसे खर्च कर पाओगे? है पॉसिबल? ये चुप मत हो जाओ, प्रैक्टिकल रहो थोड़ा। 1 साल के लिए कोई भी टीचर बहुत पैसे मांगेगा। ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से सारा पढ़ो, हम आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। इस सीन में हम इन्वॉल्व नहीं है, इस सीन में हम इन्वॉल्व नहीं है आपके लिए, हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं। जब आप अभी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो जो आपको सिलेबस दिया गया है, तो हमने तो पहले ही कहा कि उतना से आएगा, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा और चीजें भी आएंगी।
तो आपका तो ये कॉन्सेप्ट ही बेसलेस हो गया कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। एग्जाम के लिए तो उतना नहीं पढ़ना था ना, एग्जाम के लिए तो ये सारा चीज पढ़ना था जितना हमने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ, ये सारी चीजें पढ़नी थी आपको यदि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे तो। अगर सिलेबस में नहीं है और आपको क्या गारंटी, अच्छा मतलब आप गारंटीड लेके चल रहे हो कि सिलेबस में है उतने ही पूछी जाएंगी, ये सब चीजें कम चांसेस हैं पूछे जाने की, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, तो ठीक है, भगवान करे कि ऐसा हो, ठीक है, गारंटी है तो अच्छी बात है। लेकिन हम मेरा 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। उतनी नहीं, कोई गारंटी नहीं होती, और आपका जितना छोटा सा सिलेबस है उसकी तो कोई गारंटी नहीं उतने सिलेबस की, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन आपके पास अभी समय भी नहीं है कि आप 2 महीने में सारी चीजें कवर कर लो, तो जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी उन चीजों को दी जाएगी जो चीजें आपके सिलेबस में है। लेकिन हम ये पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम ये चीजें आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि एग्जाम के बाद या साइड से आप इन चीजों को अपने से कवर करो, ताकि अगले एग्जाम में आपके सिर पर यह मारामारी ना रहे कि अरे भैया हम पढ़ के गए फिर भी एग्जाम का सिलेबस पढ़े फिर भी क्वेश्चन छूट गया। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, बात समझ में आई? अभी तो आप एग्जाम वाला सिलेबस ही पढ़ोगे, चाहे वो आए चाहे ना आए, दिल को एक तसल्ली होगी कि भैया हमने सिलेबस कवर कर लिया, बस इतनी सी बात होगी। हाँ ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, हम तो पहले वही पढ़ाएंगे जो हमको सिलेबस दिया गया, ठीक है। लेकिन हम टाइम टाइम पे ये गाइड तो करते चलेंगे ना कि खुद से सेल्फ स्टडी करना है, तो और टाइम है अगर आपके पास तो आप सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ो कैसे पढ़ो, ये गाइड करना भी तो मेरा ही काम है ना, कि कोई और आएगा गाइड करने, पढ़ा रहे हैं हम तो ये गाइडलाइन है आपके लिए, ये गाइडलाइंस है आपके लिए कि आप ऐसे करो तो आपका आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो। जो जब 2 महीने एग्जाम्स का रहेगा ना तो प्रैक्टिस करना इतनी सारी चीजें कमांड हो जाएंगी, तो ठीक है। अब इसमें ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये अकेले नहीं हो पाता है, सेल्फ स्टडी से करने पर ये वाला सेगमेंट अकेले नहीं हो पाता है। दूसरा, ये वाला सेगमेंट नहीं हो पाता है खुद से, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में देखो कि कोई ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है कहीं पर, तो ये पूरा कंप्लीट चीज का कोर्स ले लो, जिसमें कि डाउट क्लियरेंस भी दे टीचर और टेस्ट भी करवाए टीचर टाइम टाइम पर। और टेस्ट जब भी दो चैप्टर वाइज दो, पेरियोडिक टेस्ट कभी फायदा नहीं होता, जब भी होता है चैप्टर वाइज टेस्ट फायदा होता है। इससे एक क्लियर आइडिया होता है कि ये चैप्टर मेरा कितना % कमांड हो गया है, एक कंप्लीशन का फीलिंग आएगा। और ऐसे एक एक सेक्शन करके कंप्लीट करते चले जाओ तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 months to 1 year लगते हैं, 6 months मिनिमम और 1 year मैक्सिमम। अगर आप 1 से 2 घंटा डेली टाइम इंग्लिश पे देते हो तो इतना सारा चीज़ कवर करने में। हम अभी की बात नहीं बता रहे, हम आपको एक रेगुलर पैटर्न बता रहे हैं कि एग्जाम खत्म भी हो जाए तो बैठ मत जाना, ये नहीं कि हमसे ही पढ़ते रहो, बैठ मत जाना, अपने से ये सब पढ़ाई करो, हम ये बता रहे हैं आपको। नहीं, फी ज्यादा नहीं होता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज का 200 से 300 रुपया में हो जाता है मात्र, रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए। लाइव के लिए लोगे तब 2000 लगता है, ये अलग बात होता है ऑनलाइन के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी डाउट क्लियरेंस, किसने पूछा था ये सवाल, किनका था, हम नाम भूल गए, हमने मैंने मतलब शामीमा ने, कि शामीमा ने पूछा था, शामीमा, हाँ शामीमा जी। हम बताना चाहते हैं कि जो 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक ऑनलाइन में लाइव होता है एकदम जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और एक ऑनलाइन में रिकॉर्डेड होते हैं कि आपको वो वीडियोस और पीडीएफ्स रहेंगे सब ऐप पे, आप उससे पढ़ाई कीजिए। और उसमें आपको कुछ दिनों पर, सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन लाइव में, 1 दिन 15 दिन में 1 दिन मिलेगा लाइव डाउट क्लियरेंस के लिए, कि 15 दिन आपने पढ़ा, जो जो डाउट है आप क्लियर करके रखो। और ऐप पे डाउट सेशन भी रहता है एक अलग, कि उसमें डाल दोगे तो बीच बीच में भी हम डाउट क्लियरेंस दे देते हैं,
ठीक है। तो ये वाला कोर्स जो है लाइव वाला महंगा है, रिकॉर्डेड वाला सस्ता है। रिकॉर्डेड वाले में लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है, जिससे आप आराम आराम से भी पढ़ते रहो, जितने दिन में चाहो कंप्लीट करो। ठीक है। आहा, क्या कर दिया हमने, पूरा डिलीट कर दिया था एक ही बार में गलती से। ठीक है। तो मेरा ये नहीं था मतलब कि आप हमसे पढ़ो चाहे कुछ भी, मेरा मतलब ये था कि आपको इतनी चीज़ें पढ़ लेने के बाद अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब फिर एग्जाम्स आएगा ना, तो उसके सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस बढ़ा दो। ठीक है। तो इससे आपका फायदा होगा। आपका क्या फायदा होगा ना कि स्कोर ज्यादा कर पाओगे, गारंटी हम बोलते हैं। अभी क्या है ना, 2 महीने में आपको पढ़ना भी और प्रैक्टिस भी करना है। स्कोर प्रैक्टिस से बढ़ता है, यकीन मानो, प्रैक्टिस से स्कोर बढ़ता है, पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है, पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। तो अब आपका टाइम तो दोनों चीज में बढ़ रहा है, नॉलेज भी बढ़ा रहे हो और स्कोर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। नॉलेज पहले से बढ़ा के स्टॉक रख लो अपने पास, और उसके बाद एग्जाम नजदीक आए तो खूब प्रैक्टिस करो ताकि स्कोर बढ़ जाए। मेरी ये स्ट्रैटेजी सही लग रही है आप लोगों को? इसमें थोड़े थोड़े से पैसे और थोड़े थोड़े से टाइम खर्च करना है, लंबे समय तक, 6 महीने तक, 7 महीने तक, तो आपका कमांड हो जाता है अच्छा खासा। जी, ये आपके बेहतरी के लिए होता है। ठीक है ना। आई होप कि ये वाला सेशन आज का आप लोगों को थोड़ा गाइड कर पाएगा कि आप कैसे करके अपनी अंग्रेजी अच्छी कर सकते हो और आगे के लिए एग्जाम्स के लिए। ये एग्जाम के लिए तो हम सिलेबस, हाँ जी शामीमा जी बोलिए, फिर से बोलिए शामीमा जी। फिर से मेरे वीडियोस, मेरे पर्सनल वीडियोस की बात कर रहे हो, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात कर? हाँ, जब जब आप पे करते हो उसके 48 घंटे के बाद आपको आपका एक्टिव कर दिया जाता है अकाउंट मेरे ऐप पे। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो, हम अपना ऐप का लिंक दे देंगे, आप उस पे जाकर के पे कर दोगे और उसी ऐप पे आप रजिस्टर करोगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। 299 है। 200, हाँ जी। क्लास के बाद कांटेक्ट करना। और देखो बच्चों, सेल्फ स्टडी करो। और रही पीडीएफ की बात, तो हम एक बुक का पीडीएफ आपको कल देंगे, अभी हम डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और बाकी जो सिलेबस हम पढ़ाएंगे उसका तो हम क्लास का पीडीएफ देंगे ही देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल का भी पीडीएफ देंगे हम उन सब चीजों का आप लोगों को। बात समझ में आ रही? वो सिलेबस होगा, लिमिटेड होगा जितना आपका सिलेबस में दिया गया है, ताकि एग्जाम के टाइम तक में पहले ही और कवर हो जाए सारा का सारा, और आपको कुछ टाइम मिले रिवीजन करने का। तो अब आज के लिए अलविदा कह दें हम आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना समय और पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग फिर मिलते हैं 10 बजे।